नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कंसीलमेंट एंड इवेजन, जो कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल से रिलेटेड है और इसके बारे में जानेंगे कि ये दोनों प्रिंसिपल क्या है और कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस प्रीसियस और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल है ना कंसीलमेंट और इवेजन के, तो ये लॉर्ड सम्सन के द्वारा ये डेराइव किए गए थे। तो लेट्स सी लॉर्ड सम्सन्स नोबल फॉर्मुलेशन टू डिटरमाइन द सर्कमस्टांसेज इन विच अ कोर्ट कैन पियर्स द कॉर्पोरेट बिल। तो लॉर्ड सम्सन के द्वारा कुछ फॉर्मुलेशन दिया गया था कि कैसे और किस सर्कमस्टांस में कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को पियर्स कर सकता है, और उसके रिगार्डिंग दो प्रिंसिपल दिए गए थे जिसका नाम था इवेजन और कंसीलमेंट प्रिंसिपल। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो द प्रिंसिपल दैट ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अ फंडामेंटल टू मॉडर्न कंपनी लॉ। ये तो हम जानते हैं कि जो आज का मॉडर्न कंपनी लॉ है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वह है कि जो कंपनी है वह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अपने शेयर होल्डर्स, अपने डायरेक्टर, एमडी जो भी है, मतलब उनसे वो अलग एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ ओके। ओवर द टाइम case law has emerged supporting the doctrine of piercing the corporate veil, enabling courts to look behind a company's separate legal personality to impose company's liability on its controllers और vice versa। लेकिन आपको पता है और हमको भी पता है कि समय के अनुसार जो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, मतलब ये जो हम लोग मानते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने यह भी माना है कि वह सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगी, और इससे संबंधित बहुत सारे केस लॉज हैं जो कि टाइम के अनुसार एमर्ज हुए हैं। ठीक है, और ये कोर्ट को इनेबल करता है कि कंपनी का जो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का प्रिंसिपल है उसके बिहाइंड भी देख सके, ताकि वह लाइबिलिटीज इंपोज कर सके, चाहे कंपनी के ऊपर या उसके कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन और एक चीज और ध्यान रखना है कि द डॉक्ट्रिन हाउएवर हैज बीन अप्लाइड इनकॉन्सिस्टेंटली एंड इनकोहेरेंटली। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि भाई ये जो डॉक्ट्रिन है ना, बहुत ज्यादा इसमें इनकंसिस्टेंसी थी। चलो ठीक है, हमने जो सेपरेट लीगल एंटिटी पहले माना था फंडामेंटल है, लेकिन उसके बाद हम पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल को भी ले आए कुछ केस लॉज के द्वारा, लेकिन जो है पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का कांसेप्ट था ये इरेगुलर वे में अप्लाई हो रहा था। ओके, तो अब इसमें रेगुलरिटी लाने का जो काम किया हुआ है 2013 का डिसीजन प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड। ठीक है, सो लेट्स सी दिस डिसीजन इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम in Prest versus Petroleum Resources Limited confirmed that the existence of doctrine and attempted to clarify it. In doing so, the leading judgment of Lord Sumpson proposed a novel formulation to determine the circumstances in which a court can pierce the corporate veil. तो 2013 में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड केस में जो कॉर्पोरेट मींस पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का जो प्रिंसिपल है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में क्लेरिफाई किया गया। ओके, तो और इसमें जो लॉर्ड सम्सन थे उन्होंने कुछ फॉर्मुलेशन दिया, कुछ टेस्ट दिए कि किस सर्कमस्टांस में जो कॉर्पोरेट बिल है उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड आउटलाइन ए नोवेल टेस्ट फॉर व्हेन कोर्ट शुड पियर्स द कॉर्पोरेट बिल। वही चीज हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जो प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड केस था, इसमें लॉर्ड सम्सन ने कुछ टेस्ट दिए ताकि हम डिसाइड कर सकें कहां पर कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम प्रोवाइडेड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व द नेवर एंडिंग स्टोरी ऑफ व्हेन द कॉर्पोरेट बिल कैन बी पियर्स्ड। तो वही भाई बहुत दिक्कत होती थी पहले कि मतलब 2013 से पहले क्या था कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, कोर्ट को पूरा क्लियर पता नहीं था कहां पर हम पियर्स करें कॉर्पोरेट बिल को, कहां ना करें। तो ये जो कभी ना खत्म होने वाली जो कहानी थी ना, इसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया था इस बहुत बड़े केस ने जिसका नाम था प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम, और इसमें डिसीजन मेकर भी थे एक ऑनरेबल जज जिनका नाम था लॉर्ड सम्सन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स या टेस्ट जो कि लॉर्ड सम्सन के द्वारा इस केस में दिए गए थे। सो लेट्स मूव अहेड। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड जो केस है 2013 का यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट का, उसका फैक्ट क्या है, क्या इसमें हेल्ड हुआ, कैसे क्या हुआ, तो सारा चीज में देखेंगे। ओके, सो द बैकग्राउंड टू प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम कंसर्न्ड एंसिलरी रिलीफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंग्लिश कोर्ट फॉलोइंग अ डिवोर्स। तो जो प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम का जो केस है वह एक एंसिलरी रिलीफ प्रोसीडिंग, एंसिलरी मतलब होता है मेंटेनेंस, जैसे औरतें मेंटेनेंस मांगती है ना डिवोर्स के बाद, वही इसमें सेम मैटर था कि एक केस था इंग्लिश कोर्ट के बिफोर, उसमें डिवोर्स हो चुका था, तो उसमें अब औरत ने, लेडी ने मेंटेनेंस या एंसिलरी रिलीफ मांगा था, तो उससे रिलेटेड एक केस था प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियम। तो पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए। और द वाइफ सॉट एन ऑर्डर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ 8 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मैट्रिमोनियल होम
लीगल टाइटल टू विच वाज वेस्टेड इन 2 कंपनीज रजिस्टर्ड इन द आइल ऑफ मैन। तो इसमें क्या है कि जो औरत थी जिसने डिवोर्स लिया था और अब वह मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही थी, उसने कोर्ट से एक ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट ऑर्डर करे कि जो 8 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मैट्रिमोनियल होम भी इंक्लूड होता है, वह एक कंपनी जो 2 कंपनीज हैं उनके नाम में है, ठीक है, उनके नाम पर रजिस्टर है, ठीक, तो उसको ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। इस ट्रांसफर के लिए उसने रिक्वेस्ट किया, ओके। और इन दोनों कंपनियों को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना था वह करना था पेट्रोडेल ग्रुप में। सो मिसेज प्रेस्ट सॉट द ट्रांसफर ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय कंपनीज मतलब ये दो जो कंपनीज थी जिनके नाम पे 8 रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज था, उसमें मैट्रिमोनियल होम भी इंक्लूड होता था, ठीक। तो इस ओनरशिप को जो इन 2 कंपनीज में वेस्ट था उसको ट्रांसफर करना था पेट्रोडेल ग्रुप में, सो दैट शी वुड रिसीव फ्रॉम मिस्टर प्रेस्ट द अमाउंट अवार्डेड टू हर इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। अब देखो, जो मिस्टर प्रेस्ट थे उनके नाम से सारा जो 8 प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था वो था नहीं, वह था कंपनी जो 2 कंपनीज थे उनके नाम पे। अब लेडी ने क्या कहा, मिसेज प्रेस्ट चाहती थी कि ये जो 8 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि 2 कंपनीज के नाम पे हैं, ठीक है, तो ये 2 कंपनीज क्या करें कि अब जो मिस्टर प्रेस्ट हैं उनके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें ताकि वह जो अमाउंट उनको एश्योर कराया गया है डिवोर्स में वह मिस्टर प्रेस्ट से ले सकें। क्योंकि मिस्टर प्रेस्ट का क्या था कि वो भाई डायरेक्ट ओनर तो थे नहीं, क्या नाम है, 8 प्रॉपर्टी के, तो ऐसा पूरा था, ठीक है। इसलिए मिसेज प्रेस्ट ने ट्रांसफर ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय कंपनीज इन द पेट्रोल ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। सो द हस्बैंड आइदर होली ओन्ड और हैड इफेक्टिव कंट्रोल डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएट एंटिटीज ऑफ बोथ ऑफ द कंपनीज। लेकिन जो इसमें क्या था कि हस्बैंड का होली या इफेक्टिव कंट्रोल था, ठीक है, इन दोनों कंपनीज पे। However, it is to be noted that ownership of the properties were vested in the companies prior to the breakdown of marital relationship, and there was no evidence that the husband actions in arranging for the companies to hold ownership of the properties was intended to evade any obligation to his wife connected with the divorce proceeding. एक चीज और इसमें नोट करने वाली बात है कि जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी का वही कंपनीज में पहले से ही था, मतलब ऐसा नहीं था कि जब डिवोर्स हो गया उसके बाद क्या नाम है मिस्टर प्रेस्ट ने ये सारा चीज ट्रांसफर किया क्या नाम है कंपनी के नाम पे, ताकि जो अब लीगल ऑब्लिगेशन आ रहा है अपने वाइफ के अगेंस्ट कि उसे डिवोर्स प्रोसीडिंग के बाद कुछ एंसिलरी रिलीफ प्रोवाइड करना है, उससे पहले ही, मतलब ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होता है इससे बहुत पहले ही जो 2 कंपनी थी उनके नाम पे ऑलरेडी ये 8 प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो यहाँ पे यह भी क्लियर होता है कि मिस्टर प्रेस्ट ने चालाकी नहीं दिखाई है कि उनको मतलब अपने पत्नी को ना पे करना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को अपने कंपनीज के नाम पे कर दिया है, ओके। सो यही चीज इस मतलब फ्रेज में लिखा है, सॉरी इस सेंटेंस में लिखा है। So let's move ahead and understand the rest of the part. So Mrs. Prest argued that the properties should be transferred on 3 ground. तो मिसेज प्रेस्ट जो थी उन्होंने कहा कि देखो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है और इसके 3 वैलिड ग्राउंड है। वो है कि द कोर्ट शुड पियर्स द कॉर्पोरेट विल टू ब्रिंग द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द मिस्टर प्रेस्ट कंपनीज इनटू द पूल ऑफ एसेट्स बिलोंगिंग टू हिम एज एन इंडिविजुअल व्हेन शी वुड देन बी एंटाइटल्ड टू। तो उन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट विल है उसको पियर्स किया जाए और जो प्रॉपर्टीज कंपनी के द्वारा ओन किया जा रहा है उसको उसके हस्बैंड के असेट के साथ ट्रांसफर किया जाए। मतलब कहने का मतलब कि अब क्या है कि कंपनी को जो मतलब कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट करके अब जो भी प्रॉपर्टीज हैं वह उसके हस्बैंड के नाम पे इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए ताकि वह जो जिस चीज के लिए एंटाइटल है एंसिलरी रिलीफ के लिए उसको पा सके। तो पहला ग्राउंड तो ये था, ठीक। और दूसरा यह था कि दूसरा जो आर्गुमेंट था वह था कि सेक्शन 24 ऑफ द मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट 1973 कन्फर्ड ऑन द कोर्ट अ स्टैट्यूटरी पावर टू पियर्स the corporate will, and the third one was the companies held the properties on the trust for her husband and he was the beneficial owner of the property। तो तीसरा जो था यही था कि देखो दूसरा तो हो गया कि सेक्शन 24 है वह कोर्ट को एक स्टैट्यूटरी पावर देता है ताकि वह पियर्स कर सके कॉर्पोरेट विल को, और थर्ड वाला था कि कंपनी जो है वह एज ए ट्रस्टी, ठीक है, क्या नाम है उस प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहा है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, उसका हस्बैंड है मिसेज प्रेस्ट का। सो एट फर्स्ट इंस्टेंस मोइलन जस्टिस ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टीज टू बी ट्रांसफर्ड अंडर द सेकंड ग्राउंड। उन्होंने मतलब जो मोइलन थे जस्टिस उन्होंने कहा कि सेक्शन 24 को मान के ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज है उसको ट्रांसफर करना चाहिए। हिज ऑनर रिजेक्टेड द फर्स्ट ग्राउंड बिकॉज देयर वाज नो इम्प्रोप्राइटी दैट जस्टिफाइड पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। लेकिन इस केस में जस्टिस मोइलन ने कहा कि कहीं उसमें कोई भी मतलब ऐसा तो था नहीं कि मतलब हस्बैंड ने उसके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बाद ऐसा अरेंजमेंट किया था ताकि अपने औरत को मतलब क्या नाम है अपने लेडी को अपने वाइफ को क्या जो एंसिलरी
रिलीफ है उसको ना प्रोवाइड करे, इसके लिए उन्होंने सेटअप बनाया था और आर्ट प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर किया था। ऐसा तो था नहीं, तो मतलब वहाँ कोई भी इम्प्रोप्राइटी नहीं था, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं होगा कि कॉर्पोरेट बिल को क्या नाम है पियर्स किया जाए। तो इसमें उन्होंने जो जस्टिस मॉयलन थे उन्होंने क्या नाम है सेकेंड आर्गूमेंट को मानते हुए कि सेक्शन 24 जो है मैट्रिमोनियल कॉजेज एक्ट का, वह स्टैट्यूटरी पावर देता है ताकि कॉर्पोरेट बिल पियर्स किया जा सके। तो इसमें उन्होंने इसको ग्राउंड मान के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, और जो फर्स्ट ग्राउंड था उसको उन्होंने नहीं माना। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। On appeal, the majority of the court of the appeal overturned the decision on the basis that the statute could not apply once the judge had rejected the impropriety assertion, since the properties could not be regarded as property to which the husband had any entitlement. तो इसमें जब अपील में गया केस तो उन्होंने जो प्रीवियस मॉयलन का जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया, इस बेसिस पे कि जो इंस्टीट्यूट है अगर उसको अप्लाई नहीं कर सकते, अगर जज ने रिजेक्ट कर दिया है इन इम्प्रोप्राइटी एसेशन को, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी टू विच द हस्बैंड हैड एनी एंटाइटलमेंट। क्योंकि अगर ऐसा माना गया कि जज मॉयलन साहब, जो जस्टिस मॉयलन साहब थे, वह क्या नाम है इंस्टीट्यूट अप्लाई नहीं कर सकते अगर वह इम्प्रोप्राइटी का जो ग्राउंड है उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर ऐसा होता तो जो प्रॉपर्टी है उस पर हस्बैंड का कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो ऐसा माना गया इसमें। So the Supreme Court allowed Mrs. Prest appeal on the basis that Mr. Prest was the beneficial। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया मिसेस प्रेस्ट की अपील को इस बेसिस पे कि मिस्टर प्रेस्ट वाज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन। ओके, द कोर्ट डिड नॉट कंसिडर इज अप्रोप्रिएट टू पियर्स द कॉर्पोरेट विल बिकॉज द कंपनी स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश्ड प्रायर टू एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट फॉर वेल्थ प्रोटेक्शन एंड टैक्स बेनिफिट्स। तो इसमें जो मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इसमें विल को पियर्स नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वह मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पहले किया गया था और जस्ट फॉर वेल्थ प्रोटेक्शन और टैक्स बेनिफिट्स के लिए किया गया था। अकॉर्डिंगली द कंपनी स्ट्रक्चर हैड नॉट बीन यूज्ड रॉन्गफुली। तो इस प्रकार से जो कंपनी था, दो कंपनीज थे जो मतलब ऑलरेडी स्टैब्लिश थे, उनको आर्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था, उनका मिसयूज नहीं किया गया, ठीक है, तो इसलिए यहां पर पियर्स नहीं होगा। सो द कोर्ट कमेंट्स इन रिलेशन टू विल पियर्सिंग आर देयरफॉर स्ट्रिक्टली ओबिटर। तो यहां पर जो था कि कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नाम है बिल को पियर्स नहीं किया गया। ओके, अब देखेंगे कि इसी केस में लॉर्ड सैमसन ने कुछ टेस्ट दिए थे फॉर पियर्सिंग द कॉर्पोरेट बिल। ओके, लॉर्ड सैमसन डिलीवरिंग द लीडिंग जजमेंट फाउंड दैट इट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट ए कोर्ट कैन पियर्स द कॉर्पोरेट बिल इफ अ कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी इज बीइंग अब्यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सम रेलिवेंट रॉन्ग डूइंग। तो ऐसा मतलब उन्होंने देखा कि जजमेंट देते टाइम कि जो कोर्ट है वह जो कॉर्पोरेट बिल है उसको पियर्स कर सकता है अगर सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का मिसयूज हो रहा है, ओके, या रॉन्ग डूइंग के लिए अब्यूज हो रहा है तो कर सकता है। एक्सेप्टिंग दैट व्हाट मे कंस्टिट्यूट ए रेलिवेंट रॉन्ग डूइंग वाज अ फ्रॉड इशू एंड दैट references to a faggot or Sam begged too many questions to provide a satisfactory answer. Lord Sampson provide a new test to identify when the doctrine could be invoked. अब देखो भाई दिक्कत क्या हुआ कि जब ये जजमेंट दे रहे थे लॉर्ड सैमसन, उन्होंने देखा कि भाई जब रॉन्ग डूइंग होगा, रेलिवेंट रॉन्ग डूइंग, तभी पियर्स किया जा सकता है, ठीक है, कॉर्पोरेट बिल को। लेकिन अब रेलिवेंट रॉन्ग डूइंग क्या है इसको भाई बताने के लिए बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, बहुत सारी चीजों को आंसर करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल तरीका निकाला और लॉर्ड सैमसन ने नया टेस्ट प्रोवाइड किया टू आइडेंटिफाई व्हेन द डॉक्ट्रिन कुड बी इन्वोक्ड। और कब मतलब ये जो पियर्सिंग और या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल है ये कब एप्लीकेबल है, इसके लिए उन्होंने टेस्ट प्रोवाइड किया। हिज लॉर्डशिप फॉर्मुलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश्ड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट प्रिंसिपल्स, कंसीलमेंट एंड इवेजन। तो जो ऑनरेबल लॉर्डशिप लॉर्ड सैमसन थे उनके द्वारा दो प्रिंसिपल प्रोवाइड किए गए टू आइडेंटिफाई कि कहां पर हम जो क्या नाम है कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट कर सकते हैं। और जो दो प्रिंसिपल थे भाई कंसीलमेंट थे और दूसरा जो था इवेजन था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि लॉर्ड सैमसन ने द कंसीलमेंट प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन किया था। सो द कंसीलमेंट प्रिंसिपल इज लीगली बैनल एंड डज नॉट इन्वॉल्व पियर्सिंग द कॉर्पोरेट बिल एट ऑल। इट इज दैट द इंटरपोजिशन का मतलब होता है इलीगल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एन अननीडेड थर्ड पार्टी ऑफ ए कंपनी और परहैप्स सेपरेट कंपनी so as to conceal the identity of the real actor will not deter the courts from identifying them, assuming that their identity is legally relevant। तो जो कंसीलमेंट प्रिंसिपल है इसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो कॉर्पोरेट बिल है उसे लिफ्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें होता क्या है वह बताया कि इसमें इंटरपोजिशन ऑफ कंपनी होता है या सेपरेट कंपनी होता है और
इंटरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि एक थर्ड, इंटरपोजिशन का सीधा सा मतलब होता है कि लीगल, एक ऐसा इलीगल प्रैक्टिस जो यूज करता है थर्ड पर्सन को, ठीक है, ठीक, एक इलीगल मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एक थर्ड पर्सन का जो अनावश्यक है उसको यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरपोजिशन, ठीक है। तो पहला चीज क्या बताया कि जो कंसीलमेंट प्रिंसिपल है इसमें कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट नहीं किया जाएगा या पियर्स नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या बताया कि कंसीलमेंट प्रिंसिपल में कंपनी का इंटरपोजिशन होता है या सेवरल कंपनीज का इंटरपोजिशन होता है, किस लिए होता है, टू कंसील द आइडेंटिटी ऑफ रियल एक्टर्स, और कौन सा रियल एक्टर है इसके पीछे, ठीक है, उसको छिपाने के लिए। ठीक है, इसको इतना समझ में आ गया होगा। रियल एक्टर्स विल नॉट डिटर द कोर्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग देम, लेकिन एक चीज ऐसा है कि, लेकिन क्या नाम है, कोर्ट को हम इस सीन में मतलब डिटर नहीं कर सकते कि उनको आइडेंटिफाई कर सके, ओके, अज्यूमिंग दैट देयर आइडेंटिटी इज लीगली रिलेवेंट। और अगर देखो, अगर एक चीज है कि अगर उनका जो आइडेंटिटी जानना, ठीक है, कि कौन सा थर्ड पर्सन कंपनी या कंपनीज का इंटरपोजिशन करके क्या नाम है इलीगल तरीके से इसका जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसको मिसयूज कर रहा है, तो यहां पर अगर ऐसा लगा कोर्ट को कि वह लीगली रिलेवेंट है, तो उस थर्ड पर्सन को या रियल एक्टर को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट नहीं करेगा, ऐसा चीज है, और इसे हम द कंसीलमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। So in these cases, the court is not disregarding the faggot, but only looking behind it to discover the facts which the corporate structure is concealing. तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट फैगट या सैम को डिसरिगार्ड नहीं करता, बट ओनली लुकिंग बिहाइंड इट टू डिस्कवर द फैक्ट विच द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज कंसीलिंग। तो बस एक चीज जानना चाहता है इसमें कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से जो चीज छिप रही है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो द कंसीलमेंट प्रिंसिपल इज फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म। एक चीज और ध्यान रखो, जो कंसीलमेंट प्रिंसिपल है एक फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म है। वंस द कोर्ट हैज आइडेंटिफाइड द ट्रू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट कैन सिंपली अप्लाई ऑर्डिनरी लीगल प्रिंसिपल सच एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सैम, एजेंसी लॉ और ट्रस्ट लॉ। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, द कंसीलमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। और एक चीज इसमें एक चीज और बताया कि एक बार जो रियल एक्टर है या रियल ट्रांजैक्शन है जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के द्वारा कंसील किया जा रहा था, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ऑर्डिनरी लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सैम, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट लॉ। तो ये सारा चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा से समझो कि कंसीलमेंट प्रिंसिपल में हम लोग कॉर्पोरेट बिल को पियर्स नहीं कर सकते, बस एक चीज करते हैं कि जो व्यक्ति या रियल एक्टर या जो रियल ट्रांजेक्शन वर्क कर रहा है लेकिन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की वजह से दिख नहीं रहा है, उसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या नाम है कॉर्पोरेट बिल को पियर्स नहीं कर सकते मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होता है। तो ये हो गया बेसिक की द कंसीलमेंट प्रिंसिपल है क्या। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि द इवेजन प्रिंसिपल क्या था, जो कि लॉर्ड सैमसन के द्वारा डिफाइन किया गया था। सो द इवेजन प्रिंसिपल इज डिफरेंट। इट इज दैट द कोर्ट मे डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट बिल इफ देयर इज लीगल right against the person in control of it which is exist independently of the company's involvement and a company interposed so that the separate legal personality of the company will defeat the right of frustrate its enforcement। एक चीज है कि भैया देखो जो इवेजन प्रिंसिपल है इसमें हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं या पियर्स कर सकते हैं, डिसरिगार्ड मतलब उसको पियर्स कर सकते हैं, ओके। अगर एक पर्सन के जो जैसे एक थर्ड पर्सन है वो वर्क कर रहा है कंपनी में और उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट कोई भी क्या नाम है लाइबिलिटी है और उस लाइबिलिटी को बचाने के लिए उसने कुछ कंपनी का इंटरपोज किया मतलब क्या थर्ड कंपनी का यूज किया ताकि वह इस लाइबिलिटी से बच सके, ठीक है, या जो उसके अगेंस्ट एक राइट था उसको फ्रस्ट्रेट कर सके, ठीक है, या उसके इन्फोर्समेंट को फ्रस्ट्रेट कर सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या नाम है जो कॉर्पोरेट बिल है उसको लिफ्ट किया जाएगा ताकि जो ये थर्ड पर्सन है वह एक क्या नाम है एक अदर कंपनी को इंटरपोज करके जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मिसयूज कर रहा है। तो और ये इसलिए मिसयूज कर रहा है ताकि उसका जो पर्सनल लायबिलिटी है किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उससे बच सके। तो इस केस में हम क्या नाम है इवेजन प्रिंसिपल को लगाएंगे और कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करेंगे, ओके। सो यह है कॉर्पोरेट क्या नाम है इवेजन प्रिंसिपल, ओके। Although the evasion principle requires a conscious evasion of obligation, लेकिन एक चीज और है कि जब तक कोई व्यक्ति के द्वारा क्या नाम है ऑब्लिगेशन का कॉन्शियस इवेजन नहीं होगा तब तक उसे नहीं माना जाएगा। मतलब कोई गलती से होगा इवेजन तो उसमें नहीं माना जाएगा, कॉन्शियस होना चाहिए, ओके। दिस इंटेंशन कैन बी प्रेजेंट एट द टाइम द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। और एक चीज और है कि अब जैसे कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई और जो जिसने इनकॉर्पोरेट किया उसका मतलब मिसयूज करने का मन नहीं था उस दिन, और
बाद में हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। जो यह इंटेंशन है राइट को मतलब न पूरा करने के लिए, या मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, डिफीट करने के लिए, वह प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और एक चीज और इसमें होना चाहिए, एक चीज आपको माइंड में रखना है कि जो लीगल द इवेजन प्रिंसिपल है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हुआ ऊपर ऊपर से कि क्या है कंसीलमेंट प्रिंसिपल और क्या है इवेजन प्रिंसिपल। ये सारा जो डिफाइन किया गया सारा चीज क्या नाम है लॉर्ड सैमसन के द्वारा दिया गया था कि क्या होगा कंसीलमेंट प्रिंसिपल और क्या होगा इवेजन प्रिंसिपल। तो एक चीज ध्यान रखना कि बस दो तीन चीज ध्यान रखना कि कंसीलमेंट प्रिंसिपल में पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि इसमें कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट नहीं होता, और ये तभी होता है जब कंसीलमेंट ऑफ एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होता है। ओके, और इसमें क्या नाम है कंसीलमेंट प्रिंसिपल में व्हील को लिफ्ट ना करते हुए जो थर्ड पर्सन मिसयूज कर रहा है या जो रियल ट्रांजेक्शन बिहाइंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी चल रहा है उसको केवल आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद ऑर्डिनरी लीगल प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ साइन, एजेंसी और एज। तो ये हो गया सारा चीज कंसीलमेंट प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। और जो इवेजन प्रिंसिपल है उसमें क्या है कि इसमें जो इसमें भैया एक चीज होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि इसमें व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, होता है, लिफ्ट होता है, और इसमें लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। और यह जो व्यक्ति होता है वह अपने लीगल ऑब्लिगेशन को ना पूरा करने के लिए एक थर्ड कंपनी को स्टैब्लिश करता है इस केस में। ठीक है, ताकि वह पहले वाले कंपनी जहां काम कर रहा है उसको एज ए कॉर्पोरेट व्हील कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मांग के अपने ऑब्लिगेशन को या अपने ऑब्लिगेशन से बच सके। ठीक है, तो ये होता है इसमें। सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। I conclude that there is a limited principle of English law which applies when a person is under an existing legal obligation or liability or subject to an existing legal restriction which he deliberately evades or whose enforcement he deliberately frustrates by interposing a company under his control. The court may then pierce the corporate veil for the purpose and only for the purpose of depriving the company or its controller of advantage that they would otherwise have obtained by the company's separate legal personality. तो इसमें क्या कहा गया कि इंग्लिश लॉ में बहुत कम ही ऐसे लॉ हैं जो कि अप्लाई होते हैं उस पर्सन पे जो कि जानबूझकर क्या नाम है किसी अगर उसके अगेंस्ट कोई लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है या लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है तो उसको वह इजिली इवेड कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको इन्फोर्स कराने के लिए उसके अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए बहुत लिमिटेड लॉ है इंग्लिश लॉ में। ठीक है, तो इस केस में इसको करने के लिए इसको अप्लाई करने के लिए कोर्ट जो है कॉर्पोरेट बिल को पियर्स कर सकता है, ताकि जो कंपनी या कंट्रोलर हैं और ये कंट्रोलर या कंपनी जो कॉर्पोरेट बिल जो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का फायदा उठा रहे हैं वो फायदा ना उठा पाए। इसलिए ऐसे मतलब इस केस में कॉर्पोरेट बिल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। ओके, एंड लॉर्ड सैमसन आल्सो कैरेक्टराइज्ड the court's jurisdiction to pierce the corporate bill as a mechanism of last resort. He lordship stated that if it is not necessary to pierce the corporate bill, it is not appropriate to do so. और लॉर्ड सैमसन ने भी जो अगर हम पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें एक क्लासिकल व्यू था, तो क्लासिकल व्यू में सीधा सा कहा गया था कि जो कॉर्पोरेट व्हील को पियर से लिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट है यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में करना चाहिए, मतलब एक्सेप्शनल केस में करना चाहिए और इन जनरल नहीं यूज करना चाहिए। सेम चीज को लॉर्ड सैमसन ने भी यहाँ पर बताया। ओके, सो लॉर्ड सैमसन हेल्ड दैट मिस्टर प्रेस्ट एक्शंस डिड नॉट फॉल विद इन द इवेजन प्रिंसिपल। और लॉर्ड सैमसन ने भी अभी जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियल केस में क्या था उसके रिगार्डिंग लॉर्ड सैमसन ने कहा कि मिस्टर प्रेस्ट एक्शन डिड नॉट फॉल विद इन द इवेजन प्रिंसिपल बिकॉज ही डिड नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज कंपनीज इन ऑर्डर टू इवेड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू मिस्टर प्रेस्ट। और इसमें लॉर्ड सैमसन ने कहा कि जो प्रेस्ट वर्सेस पेट्रोलियल का केस था उसमें मिस्टर प्रेस्ट ने क्या नाम है जो प्रॉपर्टी था वह क्या नाम है कंपनीज को पहले ही ट्रांसफर कर दिया था जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने से पहले ही। तो यह बताता है कि उन्होंने जो कंपनीज थे, दो कंपनीज थे, उनका मिसयूज नहीं किया था। ठीक है, ताकि वह अपने पत्नी के अगेंस्ट या पत्नी को जो एंसिलरी रिलीफ देना है उससे बच सकें। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कंपनीज का मिसयूज नहीं किया था मिस्टर प्रेस्ट ने, ताकि वह इवेड कर सकते हैं अपना लीगल ऑब्लिगेशन टू मिसेस प्रेस्ट। तो यह इवेजन क्या नाम है ये इवेजन प्रिंसिपल के अंडर फॉल नहीं होगा और यहां पर व्हील का लिफ्ट नहीं होगा। ओके, तो ऐसा लॉर्ड सैमसन ने हेल्ड किया या ऐसा बताया इसमें। सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो सैमसन इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन द कंसीलमेंट प्रिंसिपल एंड द इवेजन प्रिंसिपल बाय कंपेयरिंग ऑन द वन हैंड गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। So let's move ahead and understand the difference between concealment principle and evasion principle.
तो ये जो 4 केस हैं इनका यूज करके लॉर्ड सैमसन ने कंसीलमेंट प्रिंसिपल और इवेजन प्रिंसिपल में डिफरेंशिएशन किया है कि मतलब कैसे कंसीलमेंट प्रिंसिपल इवेजन प्रिंसिपल से डिफरेंट है और कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा। तो ये 4 जो केस हैं ये कहीं ना कहीं हम लोग को एक आइडिया देगा कि पीछे जो इवेजन और क्या नाम है कंसीलमेंट प्रिंसिपल पढ़े हैं, अगर अच्छे नहीं समझ में आया होगा तो इन 4 केसों को पढ़ के आपको क्लियरली समझ में आएगा कहाँ पर इवेजन और कहाँ पर क्या नाम है कंसीलमेंट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होगा। सो पहले केस हम पढ़ते हैं जो है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जो 1933 का डिसीजन है। द फर्स्ट केस वाज एनालाइज्ड बाय द लॉर्ड सैमसन हिमसेल्फ। ये पहला केस था जो लॉर्ड सैमसन के द्वारा खुद एनालाइज किया गया था। इन गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, मिस्टर हॉर्न वाज सब्जेक्ट टू ए रिस्ट्रिक्टिव covenant limiting his ability to solicit clients of the company of which he was previously a managing director। तो जो मिस्टर हॉर्न थे ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी थे एक कंपनी के, और इन जो कंपनी के द्वारा इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था एक एग्रीमेंट के द्वारा कि वह अभी जिस कंपनी के एमडी हैं वहां से निकलने के बाद उस कंपनी के क्लाइंट्स को सोलिसिट नहीं करेंगे, मतलब अपने कंपनी में नहीं ले जाएंगे अगर नया कोई करते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा चीज कहा गया था जो मतलब कोविनेंट था, रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट था जो लिमिट करता था मिस्टर हॉर्न के एबिलिटी को कि वो सोलिसिट कर सकते हैं क्लाइंट ऑफ द कंपनी ऑफ विच ही वाज प्रीवियसली अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सो ही डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू कंपनी टू कंडक्ट द सेम बिजनेस एज हिज प्रीवियस कंपनी एज he would have breached the covenant if he had carried out the same business himself। ओके, तो जो क्या नाम है हॉर्न थे उन्होंने क्या किया कि अगर खुद से अगर बिजनेस चलाते सेम बिजनेस तो भाई जो एक कोविनेंट था रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट उसका उनके द्वारा वायलेशन होता। तो इस चीज को उन्होंने छिपाने के लिए एक कंपनी स्टैब्लिश किया ताकि वह जो पुरानी कंपनी जहां पर काम करते थे सेम बिजनेस कंपनी के द्वारा रन किया जा सके। ओके, सो ऐसा हुआ एंड देन द कोर्ट ग्रांटेड एन इंजंक्शन अगेंस्ट बोथ मिस्टर हॉर्न एज इंडिविजुअल एंड द न्यू कंपनी। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया, ठीक है, तो कोर्ट ने इंजंक्शन जारी किया क्या नाम है मिस्टर हॉर्न के अगेंस्ट इंडिविजुअल लेवल पे और कंपनी के अगेंस्ट भी, जो नया कंपनी स्टैब्लिश किया था उन्होंने अपना मतलब एक बिजनेस चलाने के लिए प्रीवियस कंपनी के तरीके से ही। ओके, सो द इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस दैट द कंपनी वाज अ मेयर क्लॉक और सैम। तो जो इंजंक्शन दिया गया था वह इस ग्राउंड पे था कि कंपनी बस एज ए फिक्सन या मतलब जस्ट उसका मिसयूज करने के लिए ही उसको स्टैब्लिश किया गया था। एंड आई डू होल्ड दैट इट वाज अ मेयर डिवाइस फॉर इनेबलिंग मिस्टर हॉर्न टू कंटिन्यू टू कमिट ब्रीचेज ऑफ द कोविनेंट एंड अंडर दो सर्कमस्टांसेस द इंजंक्शन मस्ट गो अगेंस्ट बोथ द डिफेंडेंट्स। ओके, तो इसमें कहा गया कि जज साहब के द्वारा कि जो क्या नाम है हॉर्न ने जो कंपनी स्टैब्लिश किया गया था उन्होंने बस इसीलिए उसको यूज किया था ताकि जो कोविनेंट था उसका ब्रीच कर सकें, ठीक है, ठीक, तो इसीलिए था पूरा सारा चीज। तो इसमें लॉर्ड सैमसन ने देखा कि लॉर्ड सैमसन सॉ दिस केस एज फॉलिंग विद इन द इवेजन प्रिंसिपल। अब लॉर्ड सैमसन देखते हैं कि जो एक गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न केस है यह क्या नाम है इवेजन प्रिंसिपल के उसमें फॉल करेगा, ठीक है, परव्यू में। सो दिस परमिटेड द कोर्ट टू पियर्स द कॉर्पोरेट व्हील। द इंजंक्शन प्रिवेंटेड मिस्टर हॉर्न फ्रॉम अब्यूजिंग द कॉर्पोरेट टू रिसीव एन इलेजिटिमेट एडवांटेज। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो उनका लीगल ऑब्लिगेशन था यहाँ पर ना क्या नाम है हॉर्न का कि या मतलब उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था बाय एग्रीमेंट, ठीक है, तो कहने का मतलब वहां पर उनका एक ऑब्लिगेशन बनता था कि उसको फॉलो करें, लेकिन उसका वायलेशन किया गया उनके द्वारा, इसलिए यहाँ पर व्हील को पियर्स किया गया। और जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर कोई ऑब्लिगेशन है और उस ऑब्लिगेशन को इवेट करने के लिए आप कोई थर्ड कंपनी या दूसरी कंपनी आप इस्टेब्लिश करते हैं उस चीज को इवेट करने के लिए, तो वहां पर हम इवेजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। और सेम चीज लॉर्ड सैमसन ने भी यहाँ पर हेल्प किया। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो नेक्स्ट केस जो है जो नेक्स्ट केस है वह है जोन्स वर्सेस लिपमैन, जो कि 1962 का डिसीजन है। तो लॉर्ड सैमसन ने इसमें भी बिलीव किया कि जो फैक्ट है जोन्स वर्सेस लिपमैन वह भी इवेजन प्रिंसिपल के परव्यू में फॉल करते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें क्या था फैक्ट वगैरह। तो इन दिस केस मिस्टर लिपमैन रिनेग्ड मतलब गो बैक ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसको नहीं माने। सो मिस्टर लिपमैन रिनेग्ड ऑन द सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन अ क्वेश्चन टू अ कंपनी इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट अ कोर्ट ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिम। तो ऐसा था कि मिस्टर लिपमैन जो थे इन्होंने मतलब एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एग्रीमेंट किया था। ओके, लेकिन इस एग्रीमेंट से बचने के लिए, क्योंकि अगर बाद में अगर एग्रीमेंट ना करते कंप्लीट या एग्रीमेंट में जो कहा गया था कि प्रॉपर्टी सेल करें अगर ना करते तो जो जिस व्यक्ति से एग्रीमेंट किए थे वो कोर्ट में जा सकता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ना करने के लिए
उन्होंने एक कंपनी को मतलब ये क्या नाम है जो प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो द प्लेंटिफ नेवरदलेस सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ सेपरेट ऑर्डर फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट बोथ मिस्टर लिपमैन एंड द कंपनी। तो जो प्लेंटिफ था उसने कोर्ट से ऑर्डर रिसीव कर लिया इंजंक्शन का, और कंपनी और क्या नाम है लिपमैन दोनों के अगेंस्ट। द कोर्ट मेड द ऑर्डर on the basis that Mr. Lipman purchase of the company, so Mr. Lipman's purchase of the company and subsequent transfer of the property was carried through solely for the purpose of defeating the plaintiff's right to specific performance। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखो जो लिपमैन थे उसने जिससे एग्रीमेंट किया था सेल करने के लिए, उनको ना देके उन्होंने कंपनी को ट्रांसफर इसलिए किया ताकि उनके ऊपर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर होगा, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लाइबिलिटी होगा उससे बच सकें, ठीक है। तो इसलिए एंड दिस फैक्ट्स फॉल विद इन द इवेजन प्रिंसिपल। मिस्टर लिपमैन हैड एन ऑब्लिगेशन अंडर द सेल एंड परचेज एग्रीमेंट टू कन्वे द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ एंड इंस्टेड यूज्ड अ कंपनी टू इवेड दैट रिस्पांसिबिलिटी। तो देखो यहाँ पर एक चीज और वो तो था ही क्या नाम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला, और एक चीज भाई इनके ऊपर एक लाइबिलिटी था कि भाई ट्रांसफर करें प्रॉपर्टी, लेकिन इसको भी इन्होंने इवेड किया बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ क्या है, वो कंपनी है, उसको बेचकर। तो यहाँ पर इन्होंने जो इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन था उसको इन्होंने इवेट किया। तो अकॉर्डिंगली एज पर सैमसन फॉर्मुलेशन द कॉर्पोरेट विल कैन बी पियर्स्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस्टर लिपमैन यूजिंग द कंपनी टू इवाइड हिज एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर भी इवेजन प्रिंसिपल का यूज होगा, क्योंकि लिपमैन ने कंपनी का मिसयूज किया ताकि उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑब्लिगेशन है कि वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें जिसके साथ उनका सेल एग्रीमेंट है, उससे बचने के लिए इन्होंने कंपनी का यूज किया। तो यहाँ पर इवेजन प्रिंसिपल यूज होगा और जो क्या नाम है कॉर्पोरेट विल है वह लिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज था इसके रिगार्डिंग। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो जो दूसरा वो है कंसीलमेंट से रिलेटेड। सो द फर्स्ट टू केसेस टू कंसीडर आर Gencor SCP Limited versus Delby and Truster AV versus Small Bond नंबर 2। इन दीज केसेस द कोर्ट पियर्स द कॉर्पोरेट विल। एक चीज है कि जो डिसीजन आया था कोर्ट का, इसमें भाई पहले आ गया था ना 2013 का जो डिसीजन आया, तो इसमें तो लॉर्ड सैमसन ने सारा चीज बताया, लेकिन इससे पहले भी जो डिसीजन ये सारे दोनों आ चुके थे। लेकिन और इन दोनों केस में जो कोर्ट था उसने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया था, बट लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड सैमसन द लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट द कंपनीज फेल विद इन द कंसीलमेंट प्रिंसिपल एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव इन्वॉल्व व्हील पियर्सिंग। देखिए ये जो दो केस थे गेनकोर एससीपी लिमिटेड वर्सेस डेल्बी और ट्रस्टर एवी वर्सेस स्मॉल बोन, इसमें कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया था, ठीक है, या पियर्स कर दिया था, लेकिन जो लॉर्ड सैमसन थे उनके अनुसार इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंसीलमेंट प्रिंसिपल के अंडर फॉल करते हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या था और क्यों लॉर्ड सैमसन ने कहा कि इसमें कंसीलमेंट प्रिंसिपल फॉलो होगा। सो पहले हम गेनकोर एससीपी वर्सेस डेल्बी 2000 का जो डिसीजन इसको समझते हैं। सो मिस्टर डेल्बी वाज द डायरेक्टर ऑफ द एससीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग गेनकोर एससीपी लिमिटेड। तो जो मिस्टर डेल्बी थे एक डायरेक्टर थे एसीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसमें गेनकोर एसीपी लिमिटेड भी आता था। ओके, ही डिसऑनेस्टली डाइवर्टेड एसेट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू हिज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं कि जो मिस्टर डेल्बी थे यह डिसऑनेस्ट तरीके से जितना भी अपॉर्चुनिटी या एसेट आने वाला था मिस्टर क्या नाम है एसीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज को, उसको जो डेल्बी थे वह अपने खुद की कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी को ट्रांसफर कर दिया या अपने कंपनी को भेज दिया, ठीक है। सो गेनकोर एससीपी कंपनी जो थे उन्होंने सॉट टू फोर्स हिम एंड हिज कंपनी टू रीपे द मनी। तो गेनकोर एससीपी कंपनी वाले जो थे इन्होंने जो मिस्टर डेल्बी का कंपनी था ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी, उसको फोर्स किया और उससे मांगा कि उसको रीपे किया जाए मनी, ठीक है। तो इसमें Rimmer justice held that Mr. Delby and the offshore company must return the benefits। तो इसमें जो जस्टिस रिमर थे उन्होंने कहा कि जो बेनिफिट हुआ है मिस्टर डेल्बी को, ठीक है, और उसकी कंपनी को, उसको उनके द्वारा रिटर्न किया जाना चाहिए गेनकोर एसीपी लिमिटेड को। लेकिन मिस्टर डेल्बी कुड ओनली हैव एस्केप्ड लायबिलिटी इफ ही हैड ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ एसीपीज शेयर होल्डर्स फॉर हिज एक्शन। और इसमें मिस्टर डेल्बी बच सकता था अगर उसने ऐसा करने से पहले, मतलब अपने कंपनी खुद की कंपनी को ट्रांसफर करने से पहले अगर एसीपी के शेयर होल्डर से एक बार परमिशन ले लिया होता। सो बोथ मिस्टर डेल्बी एंड वर्जिन आइलैंड कंपनी वर liable to account to SCP for diverted money and lifting the corporate will on the Virgin Island company was appropriate since it was directly controlled by the Mr. Delby and in reality functional as his offshore bank account। तो जो रिमर जस्टिस थे उन्होंने इसमें कंपनी और मिस्टर डेल्बी दोनों को लाइबल हेल्ड किया और इसमें
उन्होंने अप्रोप्रिएट समझा कि जो क्या नाम है कॉर्पोरेट विल है उसको लिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन एज पर लॉर्ड सैमसन हाउएवर डिड नॉट सी दिस केस एज वन इन विच द कॉर्पोरेट विल एक्चुअली पियर्स इंस्टेड, लेकिन इसमें लॉर्ड सैमसन के अकॉर्डिंग इसमें कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट नहीं करना चाहिए। इंस्टेड मिस्टर डेल्वी एंड हिज कंपनी शुड हैव बीन सेपरेटली लायबल टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट, और इनके अकॉर्डिंग जो मिस्टर डेल्वी थे और कंपनी थी उनको सेपरेटली लायबल हेल्ड करना चाहिए। ओके, सो मिस्टर डेल्वी वाज लायबल बिकॉज एज रिमर जस्टिस रिमर हेल्ड his company was his nominee and received the profit on his behalf. Equally, the company had to account for the profit because Mr. Delvy's knowledge of first company's equitable interest in the profit could be attributed to his own company. तो इन्होंने दो तरीके से जो रिमर जस्टिस रिमर थे उन्होंने दोनों कंपनी और दोनों मतलब नहीं दोनों लोगों का जो कंपनी और मिस्टर डेल्वी थे इन दोनों का लायबिलिटी बताया कि उनका लायबिलिटी है रिटर्न करने का सेपरेटली। सो लॉर्ड सैमसन कैटेगराइज दिस केस एज अ concealment principle. Okay, so the court looked to actual arrangement between the Mr. Delvey and his company. Its separate legal personality did not fool the court as to true recipient of the profit. और एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि इस केस में कहीं पर भी जो क्या नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी है इसका मिसयूज नहीं किया गया था मिस्टर क्या नाम है डेल्वी के द्वारा, ताकि वह छिपा सके कि रियल रेसिपिएंट कौन है। ठीक, सो आफ्टर एक्सपोजिंग द कंसीलमेंट द कोर्ट अप्लाइड ऑर्डिनरी इक्विटेबल क्लेम्स इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम बोथ मिस्टर डेल्वी एंड द कंपनी। ठीक है, तो सेपरेटली यहाँ पर क्या नाम है कंपनी और मिस्टर डेल्वी को लायबल हेल्ड किया गया और जो अमाउंट था उसको गेनकोर एसीपी वर्सेस डेल्वी कंपनी को पे बैक किया गया, सॉरी गेनकोर एसीपी लिमिटेड को पे बैक किया गया। तो इसमें कहीं पर भी क्या नाम है लीगल ऑब्लिगेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और जहां पर जो था वह कंसीलमेंट किया गया था। ओके, तो इसलिए यहां पर कंसीलमेंट प्रिंसिपल लागू होगा एज पर क्या नाम है इनका लॉर्ड सैमसन। सो लेट्स मूव अहेड ऑन, और आज हम देखते हैं कि जो लास्ट केस था जिसको लॉर्ड सैमसन ने एनालाइज किया था वो था ट्रस्टर एबी वर्सेस स्मॉल बोन नंबर 2 जो 2001 का डिसीजन था। मिस्टर स्मॉल बोन हैड बीन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्रस्टर एबी। तो मिस्टर स्मॉल बोन जो थे वो एक एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रस्टर एबी कंपनी के, एंड इट वाज क्लेम्ड दैट इन ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी ही ट्रांसफर्ड मनी टू अ कंपनी दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। लेकिन ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि जो मिस्टर स्मॉल बोन है उन्होंने फिड्यूसरी ड्यूटी का वायलेशन करते हुए खुद के द्वारा ओन किए गए कंपनी को मनी ट्रांसफर किया था। तो ट्रस्टर एबी अप्लाइड टू ट्रीट रिसीट ऑफ द एसेट्स ऑफ दैट कंपनी एज द सेम एज ऑफ द एसेट्स ऑफ द स्मॉल बोन। ठीक है, मिस्टर स्मॉल बोन इट आर्ग्यूड दैट स्मॉल बोन्स कंपनी वाज ashamed to help breaches of duty it had been involved in improper acts and the interest of the justice demanded the result. Or the case against Mr. Smallbone was eventually dropped by the trustee AB as there was no breach of the fiduciary duty. The court found that Intercom Limited, जो कि Intercom Limited जो कंपनी थी स्मॉल बोन्स की कंपनी थी, वाज अ फैगेड। लेकिन इसमें जो कोर्ट ने फाइंड आउट किया वह पाया कि जो एक कंपनी थी जिसको मिस्टर बॉन्ड ने ट्रांसफर किया था रुपया, ठीक है, और उस कंपनी का जो उसका खुद का था उसका नाम था इंटरकॉम, वह एक पैकेट था। इसलिए इट देयरफॉर पीएस द कॉर्पोरेट विल टू अलाउ द कंपनी रिकोर्स अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ फॉर द मिसिंग मनी। तो इसमें कॉर्पोरेट विल को पीएस कर दिया गया ताकि जो है ट्रस्टर एबी जो कंपनी है वह एमडी से रिकोर्स कर सके जो अमाउंट उसने मतलब उधर यूज मतलब सेंड कर दिया था, ओके, अपने खुद के कंपनी को। सो दिस वाज डन ऑन द बेसिस दैट इंटरकॉम लिमिटेड रिसीट ऑफ द फंड अमाउंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर रिसीविंग द फंड्स। ओके, तो यह जो पीएस किया गया था कॉर्पोरेट विल को, ठीक है, उसका मेन ग्राउंड जो माना गया था, यह माना गया था जो कंपनी थी, है कौन सी कंपनी, इंटरकॉम लिमिटेड, वह मिस्टर स्मॉल बोन को हेल्प कर रही थी ताकि वह फंड्स रिसीव कर सके। ओके, लेकिन इसमें लॉर्ड सैमसन ने रेफरेंस द अर्लियर फाइंडिंग दैट इंटरकॉम लिमिटेड वाज अ व्हीकल यूज्ड टू रिसीव मनी फॉर द फॉर्मर डायरेक्टर। ठीक है, तो लेकिन इसमें लॉर्ड सैमसन ने ऐसा कहा कि जो इंटरकॉम लिमिटेड थी वह एक वाहन की तरह यूज हो रही थी फॉर्मर डायरेक्टर के द्वारा। फॉर्मर डायरेक्टर मतलब कौन, मिस्टर स्मॉल बोन के द्वारा। ठीक है, तो द ऑर्डिनरी लीगल प्रिंसिपल दैट रिसीव्ड बाय अ कंपनी विल काउंटेड received by the shareholder if the company received it as his agent or nominee was enough to make it account for the fund. The court looked at the arrangement and transaction between the director and Intercom Limited to find out the company's true nature was that of the director's agent or nominee. So according to Lord Sampson, this process was actually an example of concealment principle in practice. तो देखो यहाँ पर कोई भी क्या नाम है लीगल ऑब्लिगेशन का वायलेशन मिस्टर स्मॉल बोन ने नहीं किया था, और यहाँ पर बस क्या नाम है केवल जो रियल अरेंजमेंट था या रियल ट्रांजैक्शन था
उसको समझने के लिए क्या नाम है, इस केस को यूज किया गया था, ये सारे फैक्ट को यूज किया गया था ऑनरेबल जज के द्वारा। तो इसलिए यहां पर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल नहीं होगा, ठीक, ऐसा लॉर्ड सैमसन ने हेल्ड किया। तो जो पीछे 2 केस डिस्कस कर चुके हैं वो इवेजन प्रिंसिपल का था, और ये जो लास्ट के 2 केस डिस्कस किए हैं ये कंसीलमेंट प्रिंसिपल का था, जो कि कंसीलमेंट और इवेजन प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस को समझाने के लिए लॉर्ड सैमसन के द्वारा एनालाइज किया गया था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड और समझते हैं, और एक लास्ट केस देखेंगे जिसमें देखेंगे कैसे लॉर्ड सैमसन के द्वारा दिया गया टेस्ट अभी जो इंडिया में केसेज आ रहे हैं उसमें कैसे यूज किया जा सकता है। सो लेट्स मूव अहेड। तो चलिए समझते हैं इस केस को, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस गोतान लाइम स्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, जो 2016 का डिसीजन है। तो द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्व दैट कॉर्पोरेट विल कैन बी पियर्स इफ द पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स इट। तो इसमें मतलब जो कॉर्पोरेट विल था, इसमें जो कॉर्पोरेट विल था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड के पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे लिफ्ट किया। ओके, so in this case the corporate entity was used to disguise the real transaction of transferring a mining lease to third party for the consideration without obtaining statutory consent by the separating in it into 2 transaction। तो इसमें जो था वह एक कॉर्पोरेट एंटिटी को यूज किया गया था ताकि वह जो रियल ट्रांजेक्शन हो रहा है माइनिंग लीज का थर्ड पार्टी को, उसको छिपाया जा सके, ठीक है, और कुछ कंसिडरेशन ऑब्टेन किया जा सके, ठीक है। सो द फर्स्ट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू कंपनी एंड द सेकंड वाज द सेल ऑफ एंटायर शेयर होल्डिंग टू अनदर कंपनी। द ट्रू ट्रांजैक्शन इज द सेलिंग ऑफ लीज व्हिच इज इलीगल। तो इसमें क्या था भाई कि एक कंपनी थी जिसके पास लीज ले रखी थी उसने माइनिंग की, लेकिन उसने क्या किया कि जो पहले कंपनी नहीं था, पहले पार्टनरशिप फर्म था, लेकिन इस पार्टनरशिप फर्म ने एक नया कंपनी बनाया सेम नेम से, और उसमें सारा जो लीज का जो राइट था उसको उसके पास ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। फिर उस कंपनी का यूज करके जो लीज था उसको कुछ कंसिडरेशन के लिए एक थर्ड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब समझे, अब भाई पहले पार्टनरशिप फर्म था तो अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए या मतलब ये कंसिडरेशन अमाउंट कमाने के लिए इसने क्या किया कि इसको थर्ड पर्सन क्या नाम कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी की भाई लायबिलिटी अलग से होगी तो उसको भेज दिया, अब उस कंपनी को यूज करके इसने थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो हियर द कंसीलमेंट प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल बिकॉज इन दिस केस द कॉर्पोरेट एंटिटी यूज टू डिस्गाइज द रियल ट्रांजैक्शन ऑफ द transferring a mining lease to a third party for consideration without obtaining statutory consent by separating it into 2 transaction। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कंपनी के बैग में क्या चल रहा है, क्या रियल में क्या ट्रांजैक्शन है, उसको छिपाने के लिए मतलब यूज किया गया था इसमें, ठीक है, कंपनी को या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को। तो इसलिए यहाँ पर कंसीलमेंट प्रिंसिपल होगा, क्योंकि कंसीलमेंट प्रिंसिपल अगर हमने पढ़ा हुआ था पिछले उसमें, तो उसमें हमने बताया था कि कंसीलमेंट वहाँ यूज होता है जहाँ पर रियल ट्रांजेक्शन को या जो रियल एक्टर है उसको फाइंड आउट करने के लिए जब अप्लाई होता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस का या उसका एप्लीकेशन होता है, तो वहां पर हम कंसीलमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कंसीलमेंट और क्या नाम है इवेजन प्रिंसिपल क्या है और कहां पर हम व्हील लिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड सैमसन। तो इस अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और यहां तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।